5 राज्यों में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों में जनता किसकी चुनेगी सरकार, पार्टियां किस आधार पर मांगेंगी वोट। एबीपी न्यूज पेश करता है घोषणा पत्र। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। एबीपी न्यूज के चुनावी स्पेशल शो घोषणा पत्र में आप सबका स्वागत है। वैसे तो चुनाव 5 राज्यों में है, लेकिन सबकी नजर यूपी पर है और यूपी में भी आज हमने इस खास कार्यक्रम में एक ऐसे मेहमान को बुलाया है जो जहां भी जाते हैं ना, सबकी नजरें उन पर ही होती हैं। वो बंगाल जाते हैं तो भी, वो बिहार जाते हैं तो भी, उनका नाता रिश्ता जो है वो हैदराबाद से रहा है। आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूं, जिनको लोग कहते हैं कि वो सियासत की लैला है। वो खुद भी इस बात को कबूल करते हैं। तो मैं सियासत की इस लैला यानी असदुद्दीन ओवैसी, और वो हैं आज के हमारे खास मेहमान। समाजवादी, कांग्रेस, बीएसपी बोलेंगे देखो देश को बचाना है ना, तो फिर तुम खामोश हो जाओ, हैं? तेवर तीखे और बोलने की शानदार शैली, अपने भाषण के दम पर चुनावी माहौल को बदल देने की ताकत रखने वाले का नाम है असदुद्दीन ओवैसी। मुस्लिम वोट, मुस्लिम वोट, मुस्लिम वोट, ऐसा पड़े हैं जैसा कि तुम्हारे बाप का खजाना है मुस्लिम वोट। उत्तर प्रदेश के चुनाव में एमआईएम प्रमुख ओवैसी पूरी ताकत के साथ उतरे हैं। मुस्लिम इलाकों में कमोबेश रोज रैलियां कर रहे हैं। बचपन में बच्चों को सुनाया जाता था, सो जाओ बेटा वरना शेर आएगा, शेर आएगा। अब ऊंचा और है, माए कह रही कि बेटा आराम से सो जाओ, मजलिस आ गई, मजलिस आ गई, मजलिस आ गई। सैकड़ों की भीड़ देखने और सुनने को आ रही है, और यही भीड़ सत्ता की चाहत रखने वालों की चिंताएं बढ़ा रही है। ओवैसी साहिब की चाहत अखिलेश यादव से गठबंधन करके चुनाव लड़ने की थी, लेकिन वो अधूरी रह गई। लिहाजा भाषणों में अखिलेश को निशाने पर रखना नहीं भूलते। तो सुनिए, तो एबीपी के चैनल पर एक मशहूर जर्नलिस्ट है पंकज साहब ने अखिलेश से पूछा कि आप ओवैसी से समझौता क्यों नहीं कर लेते, तो अखिलेश ने जवाब दिया कि ओवैसी पर बहुत से इल्जाम लगते हैं। अखिलेश साहब, इल्जाम तो हम पर ही लगता है ना। हैदराबाद और लंदन में पढ़ाई करने के बाद राजनीति में उतरे तो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। विरासत में मिली सियासत को आगे बढ़ाया। 25 साल की उम्र में साल 1994 में पहली बार विधायक बने और फिर साल 2004 में हैदराबाद की सीट से सांसद बनकर दिल्ली पहुंचे। तब से अब तक वो लगातार हैदराबाद सीट से सांसद हैं। पतंग का निशान, सुरक्षा और सम्मान, इसी नारे के साथ ओवैसी तेलंगाना से निकलकर महाराष्ट्र होते हुए बिहार में जड़ें जमा चुके हैं और अब यूपी में जमने की तैयारी है। ओवैसी साहब, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आपकी पार्टी को लोग यूपी में क्यों वोट दें, एआईएमएम को, और आपका घोषणा पत्र क्या है, वो संक्षिप्त में आप यहां पर कहेंगे, फिर हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। आइए। सबसे पहले एबीपी के तमाम जिम्मेदारों का शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पर मदऊ किया, आने की दावत दी। हमारी पार्टी ने कभी भी अपने सियासी सफ़र में कोई इलेक्शन मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र कभी जारी नहीं किया, क्योंकि हमारा मानना यह है कि जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र जारी करती है, वो सिर्फ आवाम को धोखा देने के लिए जारी करती है और इलेक्शन जीतने के बाद या चुनाव होने के बाद उसको भूल जाते हैं। जहाँ तक आपका सवाल है कि उत्तर प्रदेश में मजलिस पार्टी को वोट क्यों दें, हमारा मानना यह है कि उत्तर प्रदेश में हर समाज का एक पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है, उनका वोट है, उनका नेता है, और उसी बुनियाद पर उनको उनकी हिस्सेदारी मिलती है।
तो हमारी भी कोशिश ये है कि ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में जो 19% मुसलमान हैं, जिनकी कोई पॉलिटिकल लीडरशिप इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ना बनने दिया, ना उनको सियासत में हिस्सा मिला, ना उनको एजुकेशन में, हेल्थ में, एम्प्लॉयमेंट में, और फिर आप देख रहे हैं कि 2014 से जो कंटिन्यूस मुल्क में, चाहे वो कम्युनल राइट्स के नाम पर हो या नए नए कानून जो बनाए जा रहे हैं या गौरक्षक के नाम पर, ये तमाम वाक़यात ऐसे हैं कि जिसमें डायरेक्ट टारगेट ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ को, जिसमें मुस्लिम और क्रिश्चियन हैं। तो ये हमारा बोलना ये है कि जब तक जमहूरियत में किसी कम्युनिटी के पास उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप डेवलप नहीं होगी, और वो लीडरशिप डेवलप उसी वक्त होगी जब वो कम्युनिटी अपने नुमाइंदों को अपने वोट से कामयाब करेगी, जैसा कि यादव अखिलेश को करते हैं, जाटव अब बहन जी का साथ दे रहे हैं, फिर ओबीसी के बहुत बड़ा तबका नरेंद्र मोदी के साथ है, ठाकुर योगी को अपना नेता मानता है, बाघेल हैं, कुर्मी है, कुशवाहा हैं। तो इन सब की एक शनाख्त है और कोई इससे डेमोक्रेसी खतरा नहीं पैदा होता। तो हम भी ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को जमहूरियत मजबूत करना है, और मजबूत उस वक्त होगी जब हमारे मुल्क की डाइवर्सिटी और प्लुरलिज्म पॉलिटिक्स में भी रिफ्लेक्ट हो सके। तालियों से स्वागत करें वैसी साहब का। वैसे हैदराबाद से जब लखनऊ आते हैं तो कैसा फील होता है? जैसा मोदी को गुजरात से लखनऊ आने पर फील होता है, वैसे ही फील होता है। मैं एक बात समझ नहीं पाया हूं, पूरा हिंदुस्तान उन्हें मोदी कहता है और आप ही इकलौते हैं जो उनको मोदी मोदी कहते हैं। क्या कहूं, उनको मोदी कहूं या मोदी कहूं? नहीं, मोदी कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। हाँ, प्रधानमंत्री हैं, बिल्कुल है, कौन डिनाई कर रहा है, बिल्कुल है। आप खुद ही कहते हैं कि आप सियासत की लैला हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके मजनू भी बहुत सारे होंगे, दीवाने भी बहुत होंगे। आप जो है पहले कांग्रेस से लड़ते रहे सेंटर में, फिर बीजेपी आई, बीजेपी से लड़ते रहे, आप यूपी के चुनावी अखाड़े में आते हैं, आपकी लड़ाई अखिलेश यादव से हो जाती है, तो आपके दीवाने हैं कहाँ? मतलब ये तो सियासत की लैला जो अकेली पड़ गई है यूपी में। नहीं, आप अपने इंट्रोडक्शन में आपने कहा कि हम अखिलेश यादव साहब की पार्टी से अलायंस चाह रहे थे। हम बिल्कुल नहीं, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं, आपने एक बात कही थी, एक मिनट मुझे दे दीजिए। आपने एक बात कही थी कि कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ के आप किसी के साथ गठबंधन को तैयार है, उसका रेफरेंस है। बिल्कुल सही है, मगर इसका ये मतलब तो नहीं निकाल सकते कि हम चाह रहे थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हम नहीं चाह रहे थे, अलग बात है, नहीं चाह रहे थे हम, तो उनसे कोई ना तो बातचीत हुई ना वो हमसे बात किए। ये नंबर 1 पॉइंट है। अब रहा सवाल कि चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ेंगे तो हमारा जो भी अपोनेंट रहेगा हम उसको अपोज करेंगे, यही तो जमहूरियत की खूबसूरती है। और हम जब इलेक्शन लड़ेंगे तो हम जीतेंगे, कोई हारेगा, या हम हारेंगे, कोई जीतेगा। तो इसका यह मतलब नहीं है कि हम हारने के इलेक्शन लड़ेंगे या किसी को जिताने के इलेक्शन लड़ेंगे। तो यकीनन हम अपोज कर रहे हैं बीजेपी को, अपोज करेंगे समाजवादी पार्टी को, अपोज करेंगे कांग्रेस को, जो भी पार्टी होगी वो भी हमको अपोज करेंगे। तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। क्या मतलब आपको अछूत समझा जा रहा है क्या? मैं ये जानना चाह रहा था। गठबंधन का दौर है, तमाम अलायंसेज हो रहे हैं, लेकिन ओवैसी साहब की तरफ कोई हाथ नहीं बढ़ा रहा। नहीं, कोई बात नहीं, हमको फिक्र नहीं है। अछूत अगर समझते हैं तो फिर जब नतीजे आ जाएंगे तो उनको पता चल जाएगा कि वो कहाँ है और हम कहाँ हैं। अब ये मुझे ताज्जुब हुआ कि आपको अखिलेश यादव ने इंटरव्यू देकर कहा कि उन पे इल्ज़ामात लगते हैं। हम ही पे इल्ज़ाम लगते हैं ना। आजम खान पे लगता है, आप पे तो नहीं लगता इल्ज़ाम। आप रिवर फ्रंट बनाए, आप दूध के धुले हुए हैं। आपने हाईवे बनाया, आप दूध के धुले हुए हैं। आपने इतने बड़े बड़े इंफ्रा के काम किए, कुछ नहीं होता मोदी की सरकार की तरफ से। और आजम खान सिर्फ अपने मंत्रालय में किसी का अपॉइंटमेंट करते हैं, उस पर इंक्वायरी हो जाती है। यहाँ पर 600, 800, 1000, 2000, 4-4 हज़ार करोड़ के काम होते हैं। और दिल्ली के बादशाह यूपी के एक्स मुख्यमंत्री को क्लीन चिट देते, कुछ हुआ ही नहीं, और फिर खाली भाषणों में बोलते हैं करप्शन हुआ। तो यही हमको ये ताज्जुब होता है कि भाई ये क्या है। आप जो भी कह रहे थे ना, दूध के धुले नहीं, उसका थोड़ा सा नहीं, देखिए अगर आजम खान के ऊपर सिर्फ इस बात पर कि वो अपॉइंटमेंट कैसे इतने लोगों का कर दिए, और किसका अपॉइंटमेंट करे, वो थोड़े मुसलमानों का बड़े का अपॉइंटमेंट किए अपने डिपार्टमेंट में, इंक्वायरी शुरू हो गई। भैंस चोरी का इल्ज़ाम, बकरी चोरी का इल्ज़ाम, ये सब उन पे इल्ज़ाम लग गए। फिर अखिलेश बोलते हैं कि हम पर इल्ज़ाम लगा। तो ये
भारत की सियासत में इल्जाम तो सिर्फ दलित पर, मुसलमान पर, आदिवासी पर ही लगता है ना। जेलों में जाकर सड़ना 4-4, 5-5 साल, फिर बाद में कोर्ट में बरी कर देना, उसके बाद दुनिया भूल जाती है। एनकाउंटर भी होते हैं तो ज़्यादा उत्तर प्रदेश में क्रिमिनल्स के नाम पर 37% मुसलमानों के होते हैं। घर अगर तोड़े जाते हैं तो मुसलमानों के ही घर ज़्यादा तोड़े जाते हैं। अब जो जीप से अपनी 4 लोगों को मार देता है, उनके घर को तो कोई डिमोलिश करना छोड़िए, कोई उन पे हाथ नहीं उठा सकता है। आप बुलडोजर की बात कर रहे हैं? हाँ, बुलडोजर की बात कर रहा हूँ। बुलडोजर इस्तेमाल होता है ना भाई। आप अजय मिश्रा जो मंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं देश के, गाड़ी उनके नाम की, बेटा उनके खून से पैदा हुआ और वो गाड़ी से 4 लोगों को हत्या कर देता है, तो ना घर को कुछ होता है ना उनको कुछ होता है। अभी आप कह रहे थे ना कि अखिलेश यादव कह रहे थे कि इल्जाम, अब बात उससे आगे उन्होंने बढ़ा दी है, नई बात। अब उन्होंने एबीपी न्यूज से बातचीत करने के दौरान कहा कि बात उतनी ही नहीं है, बात यह है कि वो जिस तरीके से उनकी एक्टिविटी है उससे ना मुझे लगता है कि वो फायदा बीजेपी को पहुंचाते हैं। अब ये है ना कि अखिलेश यादव बाज़बख्श मुझे समझ में नहीं आता कि वो भी अपनी पार्टी की विरासत को रखेंगे या खो देंगे। ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसे ही लगता है मेरे को, क्योंकि ये एंटाइटलमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं कि ये ऐसा करते हैं। क्या कहा आपने, क्या करते हैं? ओवैसी क्या करता है, क्या कहा उन्होंने? ओवैसी जो उनकी जो एक्टिविटीज है, हाँ। उससे लगता है कि बीजेपी के करीब दिखते हैं। अच्छा, आपके पिताजी पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं मैं मोदी को आशीर्वाद देता हूं दोबारा प्रधानमंत्री बन जाए, वो एक्टिविटी अच्छी थी क्या? बेटे को गड़े में डाल दिए, बहन जी को गड़े में डाल दिए और आपने आशीर्वाद दे दिया मोदी को, वो एक्टिविटी अच्छी थी क्या? आप और बहन जी मिलकर अलायंस किए, मैं तो नहीं लड़ा, मेरी पार्टी नहीं लड़ी, 75% मुसलमानों ने आपको वोट दिया, सिर्फ 15 लोकसभा की सीट जीत पाए आप। वो कौन सी एक्टिविटी थी जो मोदी को इतने सीट जिता पाई? हम तो थे ही नहीं ना। तो ये इनको ये लगता है कि मुसलमान की लीडरशिप कभी ना उभरे उत्तर प्रदेश में, कभी लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप ना उभरे, क्योंकि ये समझते हैं कि मैं यादव हूं और मैं 9% हूं और मुसलमान 19% है। अगर ये लीडरशिप डेवलप होगी तो हिस्सेदारी की बात होती है। हम तुम्हारे अच्छे बुरे का फैसला करेंगे और हम आपको अपना कैदी और गुलाम बनाकर रखेंगे, और जब मंच पर भी आने नहीं देंगे, मंच पर आ गए तो बैठने नहीं देंगे। तो कई वीडियोस देख रहे हैं। तो ये एक्टिविटी क्या है बताइए आप? पर एक चीज मैं जानना चाहता हूं, आपने कहा ना आजम खान समाजवादी पार्टी के नेता, ST हसन, शफीकुर रहमान बर्क, अनगिनत नाम है ऐसे उस पार्टी में, आप कह रहे हैं कि वहां पर लीडरशिप डेवलप नहीं होने दी, ये कैसे बात कह रहे हैं आप? ST हसन और शफीकुर रहमान बर्क साहब ने 18 साल की शादी की एज को 21 साल करने पर कुछ कहा, 2 घंटे में उनको झूठा साबित कर दिया अखिलेश ने। पार्लियामेंट में देखा आपने क्या बोलते हैं बेचारे, वो क्या बोलते हैं, लोग बोलने की इजाजत ही नहीं है। बर्क साहब एक सीनियर पॉलिटिशियन है, ST हसन साहब मुरादाबाद के मशहूर डॉक्टर हैं, क्या कुछ बोलने दे ही नहीं थे ना इन लोगों को? क्या पोजीशन है इनका? वो आप ये मेरा मानना यह है कि 2 बड़े लीडर जरूर हैं, मगर वो मुसलमानों के नेता नहीं है। वो अखिलेश के पार्टी के कोई MP हो सकते हैं, मुसलमानों के नेता उनको बनने नहीं दिया जाता है। उनको बताया जाता है कि भाई ये लाइन है, इसके आप आगे नहीं जा सकते। क्यों नहीं जाएंगे भाई? जाना चाहिए। आपको वोट चाहिए मुसलमानों का, मगर आप लीडरशिप नहीं डेवलप होने देंगे, ना आप हिस्सेदारी की बात करेंगे। अगला सवाल ले लूं मैं योगेश? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं बैठा हूं सवाल सुनने के लिए। ओवैसी साहब, संविधान में धर्मनिरपेक्षता की व सेकुलर की बात बहुत की गई, बहुत से नेता करते हैं। आज तक कभी आपको सेकुलर बात करते हुए हमने नहीं सुना, कहीं नहीं सुने गए आप, ऐसा क्या वजह है, क्यों करते हैं? सर, अगर आपको सुनाने के लिए मैं सेकुलर क्यों बोलूंगा? नहीं, मैं तो खुल के कह रहा हूं, जनता में भी कहा हूं, आज भी कह रहा हूं कि मैं भारत के संविधान में जो सेकुलरिज्म है उसको मानता हूं, मगर मैं कभी भी पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को ना माना, ना कभी उसको कबूल करूंगा। 2.5 सवाल होंगे तो एक एक करके पूछूं, इकट्ठा ही पूछ लूं? आप जितना पूछना चाहते पूछिए सर। आप बीजेपी के खिलाफ हैं? आप तय कर लीजिए सर। नहीं, आप तय कर लीजिए। आप तय देखिए, अब जो लोग मेरे को जो इल्जाम लगाते हैं तो मैं उनसे यही कहूंगा कि भाई साहब, नहीं, मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया, मैं पूछा कि आप बीजेपी के खिलाफ हैं, आप पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ हैं,
आप अपने पड़ोस में कर्नाटक में जनता दल सेकुलर के खिलाफ हैं, आप उत्तर प्रदेश में अखिलेश के और आपकी इंफॉर्मेशन गलत है। पिछले असेंबली के चुनाव में आप लड़े उनके खिलाफ 2018 में। नहीं, सुन लीजिए, मैं कुमारस्वामी साहब के लिए कैंपेन किया जाकर। अच्छा, मैं नहीं लड़ा। चलिए ठीक, आप ममता के खिलाफ हैं, आप आरजेडी के खिलाफ हैं, तो जब सबके खिलाफ हैं तो आप मुसलमानों को अलग थलग करके कहाँ ले जाना चाह रहे हैं, किसके साथ हैं? मेरा मानना यह है कि आरजेडी हो, आरजेडी में अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब का नाम सुना होगा, हिसाम साहब आपने, उनके खिलाफ असेंबली में जनता दल से एक यादव खड़े हो गए थे और पूरे यादवों ने अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को हरा के उस जनता दल यादव के वोट दे दिया। अब क्या करेगा मुसलमान? यहां पर अखिलेश यादव के हम खिलाफ हैं, 75% मुस्लिम ने वोट दिया। भाई जो 75% हिंदू भाइयों ने बीजेपी को वोट दिया, यादव भाग गया। तो अखिलेश यादव में हिम्मत नहीं है, ना बहनजी में है कि भाई वो पासी, धोबी, वाल्मीकि और यादव जो चला गया वो उसको नहीं बोलते कि वो वोट काट दिया। उनसे सवाल नहीं किया जाता कि तुम सेकुलरिज्म की तायद नहीं कर रहे हो। यहां पर मसला यह है कि इन तमाम को बड़ा पेट में दर्द हो जाता है जब मुस्लिम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करते हैं। बंगाल की बारे में बात है, वहां पर सोशल इंडिकेटर्स आप देख लीजिए, बदतरीन हालात हैं। पर ऐसा ओवैसी साहब, आप जो बात कर रहे थे मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की, 2007 में यूपी के मुसलमानों ने बीएसपी का साथ दिया, 2012 में समाजवादी पार्टी के साथ रहे, बीच में 2009 का लोकसभा चुनाव हुआ, जब मुलायम सिंह यादव और कल्याण सिंह का साथ हुआ तो वो कांग्रेस के साथ भी चले गए। तो वो भी तो अपनी प्रायोरिटीज बदलते रहते हैं, उनके पास बड़ा एजेंडा है बीजेपी को हराना है। नहीं, यकीनन देखिए, वोट डालना तो किसी का जमहूरी हक है। यही तो मैं कह रहा हूं ना कि जब कोई वोट डालेगा तो अपने पसंद से डालेगा, मेरे खिलाफ भी डाल सकता है। अगर ओवैसी कल्याण सिंह के साथ फोटो के फ्रेम में आ जाता, तो अगर ओवैसी मोहन भगवत मुलायम सिंह के साथ बैठे हुए अगर मैं पीछे खड़ा होता तो वो तो फंक्शन था। अरे ही तो हम कह रहे हैं ना कि आपके लिए फंक्शन है, हमारे लिए डिसफंक्शन हो जाता ना। वो आप करेंगे तो बड़ा निराला काम है, आप कर सकते, और हम सिर्फ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं तो चरागपा हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, बोलते वो माहौल खराब कर दे रहे हैं, कभी वो जैसा बोले कि इल्जाम लगता है उन पर। आप कह रहे हैं दोनों मिले हुए हैं जी? कौन? इस टाइप की बात कह रहे हैं आप? कौन? आप मतलब समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच? उस मामले में मिले हुए हैं, मलाई खाने के मामले में। कौन से मामले में? जो मलाई खाने का मामला है उसमें मिले हुए हैं, और जहां पर आजम की बात आ जाती है उनको केस बुक हुआ था उनके ऊपर। ये हो रहा है ना भाई। बीजेपी के आप हर जनसभा में सुनिए करप्ट हैं, उसमें ये किया, भाई तो करते क्या है फिर? आप कुछ नहीं करते ना। जांच चल रही है बहुत सारी। हाँ, जांच तो आजम के खिलाफ भी जांच चलनी चाहिए थी। जांच क्यों? जांच भी हो गई और उनको जेल में भी डाल दिए, जेल में डाल दिया। और बकरी चोरी का और मुझे बड़ी हैरानी हो रही है, मुजफ्फरनगर दंगों के बाद आजम साहब के साथ यकीनन वो आजम खान साहब नहीं, हमने जो कहा उस पर आज भी हम स्टैंड करते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि नंबर ऑफ मुस्लिम्स जीतना जरूरी नहीं है, ऐसे मुस्लिम एमएलए जीते जो सच्चाई को बयान कर सकें, जो जुल्म के खिलाफ हक के लिए लड़ें। ओवैसी साहब, आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर माने जाते हैं। आप जब भाषण देते हैं तो बहुत जोशीले भाषण होते हैं आपके बारे में कहा जाता है कि आप जब बोलते हैं तो आप बोलते नहीं बल्कि गरजते हैं। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि आप पर वोट बरसते नहीं? कहां आपको लगता है चूक है, जबकि आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं? सर ये बात हो गई ना कि लोग सुनने तो आते हैं, सुनने नहीं आते हैं। देखिए, सीएसडीएस का डेटा है कि हर पॉलिटिकल पार्टी की जनसभा में जो लोग आते हैं उसमें 25% उस पार्टी को वोट नहीं देते। बिहार में हमको कामयाबी मिली, महाराष्ट्र में हमको कामयाबी मिली, 22 साल के शिवसेना के एमपी को हमने हराया। हमारे वहां 2 विधायक भी हैं महाराष्ट्र में। हाँ, बंगाल के जो चुनाव था बिल्कुल ही शॉर्ट टाइम मिला, हमारा संगठन मजबूत नहीं था, और फिर बीच में कोविड
की सेकंड लहर इतनी तेजी से बढ़ गई, तो यकीनन वो हम लोग जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करना था नहीं कर सके। मगर अब की बार उत्तर प्रदेश में मुझे यकीन है कि पहले से बेहतर हमारा परफॉर्मेंस होगा। वैसे साहब, ये जो यूपी का जो चुनाव है ना, कहा जा रहा है कि ये 2024 के चुनाव से पहले सेमीफाइनल जैसा है। अमित शाह जी कह चुके हैं 2022 में योगी की जीत, 2024 में मोदी की जीत है। आपको क्या लग रहा है कि मोदी यहां चुनाव लड़ रहे हैं या योगी चुनाव लड़ रहे हैं? ब्रांड किसका है स्टेक पे है? नहीं, अब देखिए, मैं तो कोई एडवर्टाइजमेंट कंपनी का एमडी नहीं हूं कि ब्रांड के ऊपर बात करूं। नहीं, आप तो चुनाव में जा रहे हैं। नहीं, मेरे को ये लग रहा है कि बीजेपी के खिलाफ यहां पर बहुत एंटी इनकम्बेंसी है। बीजेपी के खिलाफ यहां पर महंगाई के ऊपर बहुत नाराजगी है, पेट्रोल डीजल के ऊपर नाराजगी है, जीएसटी जो बनियन से लेकर साबुन तक लगा दी गई उस पर नाराजगी है। कोविड के सेकेंड वेव में योगी सरकार और मोदी सरकार ने जो लोगों को बिल्कुल यतीम और लाचार बनाकर उनके हाल पर छोड़ दिया, वो लोग अभी तक नहीं भूले हैं। तो ये नाराजगी तो हम देख रहे हैं, ये नाराजगी बहुत है। अब इसको, जैसा कि सर ने कहा कि उसको कैसे वोट में कन्वर्ट किया जाए, दैट इज द मेन चैलेंज। वो मेन चैलेंज है। वो चैलेंज आपको नहीं लग रहा ना कि अपोजिशन में वो दिख नहीं रहा? आप अखिलेश यादव की भी बात करते हैं, कांग्रेस की भी हालत देखिए, आपके सामने भी खुद वो चैलेंज था। आपको लग रहा है मोदी के सामने जो विपक्ष है वो उसमें उतनी ताकत नहीं बची है कि मोदी से वो मुकाबला कर सके? देखिए, मैं एक भारत की डेमोक्रेसी का स्टूडेंट हूं, पॉलिटिक्स का, और इसमें इस मुल्क में कई ऐसे इस तरह के मरहले आए जब लोग ये समझ रहे थे कि एक खद्दावर नेता है और कोई है ही नहीं सामने, तो देश की जनता ने कहा कि नहीं, हमने तुमको बनाया था, अब तुमको घर में बिठाएंगे। तो ऐसा होता आया और होगा। अगर कोई ये समझ रहा है कि मोदी अनबीटेबल है, तो देश की जनता कहेगी कि हमने आपको प्रधानमंत्री बनाया, आपको अपॉइंट नहीं हो चुके हैं, तो देश की जनता ही तय करेगी वो। तो ये बोलना बिल्कुल गलत है कि कोई स्ट्रांग अपोजिशन नहीं है, वायबल नहीं है। तो ये देश की जनता इंदिरा गांधी को भी हरा दिए, देश की जनता अटल बिहारी वाजपेयी को भी हराई, ये भी हारेंगे इंशाल्लाह। फिक्र क्यों कर रहे हैं आप? ये तीनों कृषि कानून वापस लिए गए, तो आपको याद है आपने मोदी जी के लिए क्या कहा था? नौटंकीबाज कहा था आपने। जी जी। तो प्रधानमंत्री के लिए आप ये सब भाषा का इस्तेमाल करेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री के 3 यार हैं। एक में ड्रामा है, एक में फसाद है। तो ड्रामा पहले आता है। भाई, आपने कानून बनाया क्यों? पहले ये आपने बनाया क्यों? जब पार्लियामेंट पुकार कर अपोजिशन कह रहा था कि मत बनाइए, इससे नुकसान होगा, खुद शिरोमणि अकाली दल वो अपोज कर रही थी, आपको छोड़ना पड़ा, आप नहीं सुने। हम कहे कि भाई पूरा अपोजिशन बोल रहा था कि सर इसको स्टैंडिंग कमेटी भिजाइए, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे सब चीज अच्छा क्या है बुरा क्या है मुझे मालूम, और आपने देश के सामने आकर उसको वापस भी ले लिया बगैर कैबिनेट के अप्रूवल के। कैबिनेट में अप्रूवल होकर आप देश को बताते कि मेरी कैबिनेट ने, तो अब इसको क्या बोलेंगे आप? अरे ड्रामाबाजी नहीं है तो क्या है फिर ये? 700 लोग मर गए सिर्फ आपकी अना की ईगो पर, नहीं मुझे बनाना है, मुझे करना है। 700 लोग आज मर गए ना, आप कानून तो वापस ले लिए, मगर उन 700 परिवार का क्या होगा? बोलूंगा बुरी बात क्या है उसमें? मैं गाली तो नहीं दे रहा हूं ना उनको। कानपुर में आप कह रहे थे कि योगी जी मठ में चले जाएंगे, आप पुलिस अफसरों को धमकी दे रहे थे। देखिए आप लोग भी शिकार हो गए बीजेपी आईटी सेल के। ना हम सुनिए 2 रुपए मिलते हैं उनको एक झूठ ट्वीट करने के। आप आजकल इतनी जानकारी कहां से रखते हैं? समाजवादी पार्टी में ये हो रहा है, वहां 2 रुपये मिल रहा है। अरे आपको एक अल्टरनेट मीडिया है जो सच्चाई को लिख रहा है। अच्छा, वो लिख रहा है, अभी जिंदा है अभी वो जी। तो हमने कहा था, ये बीजेपी वालों ने हमारी 45 मिनट की तकरीर में 45 सेकंड का कट एंड पेस्ट करके चला दिया। उसके बाद हमने 3-4 घंटे करने का पुकारने दो बच्चों को जितना पुकारते। उसके बाद हमने 5-4 घंटे के बाद हमने 2 मिनट की पूरी तकरीर डाल दी। उसमें तो हमने हिंदुओं के खिलाफ ना कभी बोला ना बोलेंगे इंशाल्लाह। हमने एक 80 साल के मुसलमान को पुलिस ने एक थाने की उसकी दाढ़ी को नोचा, उस पर पेशाब किया और सरकार उन पर एक्शन नहीं लिया। और आज हम आपसे कह रहे हैं कि हमको वो दी गई इंफॉर्मेशन, कौन थे वो? एक दलित पुलिस ऑफिसर था। कहा कि वैसी तुम बोलोगे इस पर? मतलब 2 बोलता हूं मैं। 22 मुसलमान बच्चों को CAA के फायरिंग में उनकी हत्या हुई। जस्टिस रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के,
जस्टिस रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के जज, जस्टिस शाह दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जज, उनकी रिपोर्ट है लखनऊ में, एक एफआईआर इशू नहीं होता। वैसे साहब एक बात पूछूं जी, ओम प्रकाश राजभर जी को भूले तो नहीं होंगे आप? नहीं नहीं नहीं, क्यों भूलेंगे उनको, हम उनसे बातचीत किए, मिले। कब? ये अलग बात है कि वो जिस मोर्चा के वो कन्वीनर थे, वो खुद चले गए अखिलेश के पास, तो अब मैं क्या कर सकता हूं उनको। उन्होंने आपको धोखा दे दिया या धोखा हो गया? अब मैं देखिए, मैं आप तो खुल के बोलते हैं। नहीं नहीं, अब मैं छोड़ दिया हूं ना, जनता देख रही है। अब खुल के बोलना छोड़ दिए? नहीं 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 नहीं, कभी नहीं, खुदा ना खास्ता, अब यही तो हमारी शनाख्त है, पहचान है। तो मैं वही मर अब इससे और क्या खुल के बोले, अक्लमंद को इशारा काफी है। आपका कमिटमेंट था जब आप उनके साथ थे, जिनका मैं अभी जिक्र कर रहा था, राजभर जी के साथ, कि 100 सीटों पर AIMIM लड़ेगी। अब पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी? क्या कोई अलायंस पार्टनर ढूंढ रही है? हम देखिए, हमारे अध्यक्ष जनाब शौकत साहब ने इस बात का फैसला लिया कि वो 100 विधानसभा की सीट पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वो तैयारी आज भी जारी है। अब किससे अलायंस होता है नहीं होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। किसी से बात नहीं बनी तो अकेले ही लड़ेंगे, पतंग उड़ाएंगे? चुनाव तो लड़ना यकीनी है इंशाअल्लाह ताला, चुनाव तो लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, बिल्कुल लड़ेंगे, और हम पीछे नहीं हटेंगे, चुनाव लड़ेंगे। अवैसी साहब, आप यहाँ आए, इतना लंबा वक्त दिया, इस बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया पंकज। घोषणा पत्र के अगले एपिसोड में हम फिर किसी खास मेहमान के साथ हाजिर होंगे और ABP न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।